नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिलोमैटिक अकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आपने पिछले हमारे वीडियोस में समझा कि इक्विटी मार्केट क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। आइए आप ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये आप जरूर समझ गए हो कि म्यूचुअल फंड वो एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इक्विटी शेयर मार्केट में और डेट मार्केट के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एंड एज एन इन्वेस्टर आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हो कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप शायद फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर रिटर्न्स बना लोगे। तो म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली आपको हायर रिटर्न्स बनाने में हेल्प करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि म्यूचुअल फंड्स के मेन एडवांटेजेस क्या हैं, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर में जब आप पैसे देते हो तो आपका फंड मैनेजर उन पैसों को कभी भी एक कंपनी के शेयर में नहीं खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपने सिर्फ एक कंपनी का शेयर खरीदा होता और फॉर वॉट एवर रीजन अगर उस कंपनी की हालत खराब हो जाए और वो कंपनी लॉस मेकिंग हो जाए और उसके शेयर के दाम गिर जाए, तो आपके तो पैसे डूब जाएंगे, राइट? माना कि आपका फंड मैनेजर ने बहुत ही रिसर्च करने के बाद में टेलीकॉम इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज भारती एयरटेल जैसी कंपनी में पैसे लगाए, क्योंकि एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, राइट? बट अचानक से उसका जब कंपटीशन चालू हुआ रिलायंस जियो के साथ में, तो उस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा हिट आया और उसके शेयर के प्राइसेस गिरने लग गए, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू जस्ट वन शेयर ऑफ भारती एयरटेल, तो भले ही आपका शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला गया हो लेकिन आपके होल्डिंग्स या आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू नीचे आ जाता है, राइट? लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या फंड मैनेजर सिर्फ एक भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदता है या क्या सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर का शेयर खरीदता है? आंसर इज नो। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर में फंड मैनेजर अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज के अंदर में आपके पैसे को निवेश करता है। इसका मतलब कि बैंकिंग इंडस्ट्री में हो सकता है कि वो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई कोटक बैंक में पैसे लगा दे, या आईटी इंडस्ट्री के अंदर में वो टीसीएस इन्फोसिस के शेयर्स खरीद ले, या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद ले, ओएनजीसी खरीद ले, एशियन पेंट्स खरीद ले, मारुति सुजुकी खरीद ले, हीरो मोटोकॉर्प खरीद ले, राइट? तो होगा क्या कि अगर आपके पास में इतना वाइड एरे ऑफ शेयर्स है, तो किसी एक कंपनी के अंडर परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी के आउट परफॉर्मेंस से हम बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने भारतीय एयरटेल का शेयर खरीद के रखा है और उसमें अगर लॉस हो गया, तो वहीं हमने एचडीएफसी बैंक का भी शेयर खरीद के रखा है जहां पे एक प्रॉफिट हो गया, तो एचडीएफसी बैंक के शेयर के प्रॉफिट से हम भारतीय एयरटेल के लॉस को हम कंपेंसेट कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि भारतीय एयरटेल का शेयर 20% गिर गया। अगर आपके पास में 100 रुपए था और आपने सिर्फ भारतीय एयरटेल का शेयर खरीदा होता तो आपके 100 रुपए 80 रुपए बन जाते, राइट? और आप एज एन इन्वेस्टर आप सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप लेके चलिए कि फंड मैनेजर जनरली 2 4 5% से ज्यादा पैसे किसी भी एक कंपनी में नहीं लगाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर में शायद उस फंड मैनेजर ने 100 में से सिर्फ 5 रुपए भारतीय एयरटेल में लगाए थे और उसने कुछ 8 रुपए मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगाए थे। अब आपका भारतीय एयरटेल तो गिरा 20%, राइट? तो आपके उस 5 रुपए की वैल्यू 4 रुपए हो गई, यानी कि वहां पे आपको 1 रुपए का लॉस लगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपने जो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में पैसे लगाए थे वह 15% बढ़ गया। तो आपने 100 में से 8% यानी कि 8 रुपए आपने एचडीएफसी बैंक में लगाए थे, और अगर वह 15% बढ़ गया तो आपने वहां पे 1 रुपए 20 पैसे का प्रॉफिट किया। यानी कि 1 रुपए का लॉस भारतीय एयरटेल का 1 रुपए 20 पैसे के प्रॉफिट ऑफ एचडीएफसी बैंक से कंपेंसेट हो गया। तो दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन मीन्स, that by investing into different verticals, different sectors, and into different companies, fund managers reduce your concentration risk over any one particular stock, and hence your returns and your portfolio is diversified. इसके अलावा अगर मैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस की बात करूं, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक और है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि आप जब चाहो आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हो, अनलेस कि आपका पैसा कोई लॉक इन स्कीम के अंदर में लगाया हुआ हो। तो अगर आपने कोई भी ओपन एंडेड स्कीम के अंदर पैसा लगा रखा है, तो आप जब चाहो आप पैसे वहां से निकाल सकते हो। मतलब कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो आज अगर मैं पैसे मान लो म्यूचुअल फंड में नहीं लगाता, तो हो सकता है कि मैं उन पैसों को रियल एस्टेट में लगा देता, राइट? और मैंने 1 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीद लिया, करेक्ट?
अब अचानक से मेरे घर में एक ज़रूरत आ गई और मुझे रातों रात पैसे चाहिए, तो क्या मैं रातों रात अपना फ्लैट बेच सकता हूँ? शायद नहीं। अगर मुझे बायर मिल भी जाए, तब वो बायर देखेगा कि यार रितेश के घर में बहुत बड़ी तकलीफ है और उससे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो शायद वो मेरे 1 करोड़ के घर के अगेंस्ट में वो बोलेगा कि भाई मैं तुमको सिर्फ 80 लाख रुपए ही दूँगा, राइट? तो आपने ये समझा कि रियल एस्टेट मार्केट में वो लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन वहीं अगर मेरे पास में उन 1 करोड़ रुपए से म्यूचुअल फंड खरीदा होता, तो मैं जब चाहूँ मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल सकता हूँ कि भाई मेरा सारा यूनिट बेच दो, और उस दिन का जो प्रिवेलिंग नैव होगा, उस नैव पे मेरा माल बिक जाएगा। और अगर वह इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो मुझे T+3 पे पैसे मिल जाएंगे, और वही डेट म्यूचुअल फंड है तो मुझे T+1 पे पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और एडवांटेज म्यूचुअल फंड का ये है कि यहाँ पर पार्ट लिक्विडिटी भी है। मान लो कि मैंने जो 1 करोड़ रुपए जो घर में लगाए थे, अभी मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं उस पूरे घर में से सिर्फ एक किचन बेच दूंगा और मैं 10 लाख रुपए निकाल लूंगा? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे बेचना हो तो मुझे पूरा घर बेचना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मेरे पास में पूरे म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए लगे हुए थे और उसमें से मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो मैं सिर्फ अपने टोटल यूनिट्स का 10% हिस्सा ही बेचूंगा और मुझे उसके नैव के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। यानी कि अगर मेरे पास में 1000 यूनिट है, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं पूरे के पूरे 1000 यूनिट बेचूं। मैं सिर्फ 100 यूनिट भी बेच सकता हूँ और उसका जो प्रिवेलिंग प्राइस होगा उसके बेसिस पे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। So that is another very big advantage of mutual fund, that there is very good liquidity in this product. तीसरा एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड अगर मैं बोलूंगा तो वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर में आपने पैसे लगाए, उसके हर यूनिट का क्या वैल्यू है या क्या नैव है, क्या उसका नेट एसेट वैल्यू है, यह प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिनोमैटिक में आकर के आप इन्वेस्टमेंट कराते हो, तो अगर आपको मान लो 10 रुपए 50 पैसे का नैव मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि उसी सेम डे सेम टाइम पर आप किसी और कंपनी में जाकर के आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां नैव कुछ और मिलेगा। जी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर में सेबी का ये नियम है कि हर म्यूचुअल फंड हाउस को एवरी डे के मार्केट फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखने के बाद में हर रोज रात को 9 बजे अपना नैव डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि उस डे का क्लोजिंग नैव होता है। तो यह क्लोजिंग नैव जो निकल करके आया, वह पूरे इंडस्ट्री के लिए सेम है। इसका मतलब यह है कि अगर एसबीआई ब्लू चिप स्कीम का अगर नैव मान लीजिए 20 रुपए है, तो आप चाहे गूगल कर लीजिए, आपको एसबीआई ब्लू चिप का उस दिन का नैव 20 रुपए दिखाएगा। आप हमारे ऐप पे आके देखेंगे, आपको 20 रुपए दिखाएगा। आप जाकर के न्यूज़पेपर में सर्च करोगे, वहां भी 20 रुपए दिखाएगा। मतलब यहाँ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ कुछ छुपने छुपाने वाली चीज नहीं है, यहाँ बहुत कंसिस्टेंसी है। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, वो है सेफ्टी ऑफ योर मनी। आपने मेरे प्रीवियस डिस्कशन में सुना था कि भाई मार्केट के अंदर में फ्लक्चुएशंस होते हैं और मार्केट ऊपर नीचे करता है, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा पैसा गायब हो सकता है? जी नहीं दोस्तों। तो ये जो मार्केट के अंदर में पैसा फ्लक्चुएशन करता है, इसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क कैसे कम किया जा सकता है या कैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट रिस्क खत्म हो जाता है, इस चीज के लिए हम अलग किसी वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसे जीरो हो सकते हैं? क्या म्यूचुअल फंड हाउस आपके पैसों को लेकर के भाग सकता है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। It is because of some three-tier structure that SEBI has created in the mutual fund industry, जहाँ पे स्पॉन्सर अलग होता है, ट्रस्टी अलग होता है, कस्टोडियन अलग होता है, आरटीए अलग होता है, और आपके पैसों को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है। तो यदि कोई म्यूचुअल फंड हाउस को अगर म्यूचुअल फंड मार्केट से एग्जिट भी करना है, तो उसको अपना ये सारा यूनिट्स जो कि कस्टोडियन के पास में है, वह दूसरे किसी हाउस को देकर के ही वो निकल सकता है, right? So safety is paramount, and SEBI, which is the toughest regulator in the country, actually manages the entire industry. इसके अलावा मैं बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही कन्वीनियंट है। आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल ऐप से पैसे डाल सकते हो, निकाल सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट इंडस्ट्री, यू कैन डू ऑल द ट्रांजैक्शंस पेपरलेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टैक्स एफिशिएंसी। जी हाँ, अगर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, तो अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। अगर आप कोई भी नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो और अगर आप 1 साल से बेसी अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है ऑन प्रॉफिट, विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो सिर्फ 10% का ही होता है, और वहां भी पहला 1 लाख रुपया आपका टैक्स फ्री होता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स,
यहाँ पर जो टैक्सेबिलिटी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो काफ़ी बेटर है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड थे जो कि आपको पते होने चाहिए और आपको अपने कस्टमर को जरूर बताना चाहिए। थैंक यू सो मच।